स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 8th यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके टोटल 14 मार्क्स हैं बोर्ड के पेपर में, और 2021 के एग्ज़ाम के लिए इसका एक लेसन डिलीट कर दिया गया है। तो अब इस यूनिट में केवल 2 लेसन हैं, लेसन 8 एंड लेसन 10। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये 2 लेसन 14 मार्क्स के आने हैं, तो लगभग ±1 या 2 7 मार्क्स के आसपास ये लेसन आएगा। और इस लेसन में ज़्यादातर बातें या तो आपने अपने घर में या छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस लेसन को ध्यान से एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको कभी भी इसमें कोई नंबर ना कट सके। इस लेसन में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिजीज़ेस, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, वैक्सीनेशन, HIV, कैंसर, एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब हम इसको एक एक करके शुरू करते हैं। ये 10th क्लास में पढ़े हुए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। हेल्थ की डेफिनेशन: ए स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक नहीं होती तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ेस एंड देयर इफेक्ट, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर माने वो मक्खी मच्छर वगैरह जो हमारे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक पहुंचा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये हमारी की हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। डिजीज़ क्या होती है? फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम और systems of the body is affected and characterized by various signs and symptoms. ये डिजीज़ के करेक्टर्स हैं। इससे बचने के लिए या इसके होने के बाद इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन, और अगर हो जाए तो उसके बाद इसका इलाज कराया जाता है। डिजीज़ मेनली 2 तरह की हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। आप समझते ही होंगे इस बात को, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जिनका कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह या एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी को फैल सकती हैं। जैसे आजकल जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो जिसको होती हैं उसी को होती है। मान लिया किसी को कैंसर हो जाए या किसी को कोई और हार्ट की बीमारी हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है। अब यहाँ हम शुरू करेंगे, आपकी बुक में जो डिजीज़ दी हैं उनको एक एक करके। पहली है टाइफाइड। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी नाम है उसका, और इसको हम विडॉल टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स
हाई फीवर, वीकनेस, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ इन सीवियर केसेस। इसको फैलने का जो है वो कोई मक्खी या मक्खी से मेनली फैल सकता है, क्योंकि फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद फीकस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जहाँ शौच करता है, अगर वो खुले में करता है या वो पानी में नाली में बह जाता है, तो उससे पानी का स्रोत खराब हो सकता है, या मक्खियाँ उस पर बैठें तो जहाँ भी खाने की चीज़ पर बैठें तो इस तरीके से ये फैलता है। इसको रोकने के तरीके प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड फूड फ्रॉम कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज, मक्खियों से बचाव, और अगर कहीं पानी का जो स्रोत वगैरह है उसकी चेकिंग, मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस, और टाइफाइड की वैक्सीन भी है वो भी लगवानी चाहिए। हर एक तीसरे साल लगती है ये। जहाँ इसके खतरे ज़्यादा हैं और खुले में शौच करने के जहाँ ज़्यादा रिवाज है वहाँ ज़रूर लगवानी चाहिए। निमोनिया caused by Streptococcus pneumoniae, और ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई, और जो आजकल वायरस से भी बहुत सारे फैल रहे हैं उनसे भी सिम्टम नमूनिया के ही आते हैं। मेनली नमूनिया इन बैक्टीरिया से होता है जो इनके नाम दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। ये नमूनिया बीमारी का सबसे पहला कॉज ढूंढा गया था, तो इसकी स्पीसीज का नाम भी निमोनिया ही रखा गया है। इसके सिम्टम फीवर, बार बार ठंड लगना, खांसी होना, सिर में दर्द होना, and lips and nail may turn gray to bluish in color in severe cases। सांस में परेशानी और ये पसलियों में दर्द, इस तरह की चीज़ें होने पे ज़्यादातर कहते हैं कि नमूनिया है इसको। तो ये सब सिम्टम इसके हैं। डिजीज स्प्रेड बाय स्पुटम ऑफ द पेशेंट, आदमी के थूकने से, यानी ये गले और फेफड़ों की बीमारी है। अगर किसी को बलगम वगैरह है और वो थूकता है कहीं तो उससे ये फैलती है। ये न्यूमोनोकोकाई बैक्टीरिया जो हैं ये सांस के साथ किसी के ब्रोंकियोल्स में, फेफड़ों में जा सकते हैं। कॉमन कोल्ड, जुखाम, नेजल कंजक्शन, नाक बंद होना या नाक बहना, गले में दुखन, खांसी, हेडेक, थकान, ये सब इसके लक्षण हैं। ये भी थूकने से फैलता है, ये वायरस से पैदा होता है, छींकने से हवा में इसके वायरस आ जाते हैं, और ये बर्तन, किताबें हाथ में लाने से, छूने से, जो आदमी अपने बहती हुई नाक के हाथ लगा रहा है फिर वो किसी जगह पे हाथ लगा रहा है, उससे फैलता है, जैसे कोरोना वायरस की तरह। अगली डिजीज है मलेरिया, caused by Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae। ये कई स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबा की तरह का।
अमीबा से छोटा है, इसकी कई स्पीसीज हैं, ये मलेरिया पैदा करती हैं। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपको अलग से पढ़नी है, और इस पर अगर इस बार क्वेश्चन इस लेसन में से 5 नंबर का आया तो बहुत संभव है कि 5 नंबर का प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे सवाल आएगा। इस पर हम अलग से एक वीडियो आपको बनाकर देंगे। प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो करती है। अगर वो किसी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को काटती है, उसका खून चूसती है, तो वो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उसके अंदर चला जाता है, और उसके शरीर में घूमने के बाद उसकी सलाइवा में आ जाता है, और जब सलाइवा में आने के बाद अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटती है तो वो आदमी इन्फेक्शन हो जाता है उसको। सिम्टम्स इसके थकान, सिर दर्द, मस्कुलर पेन। ड्यूरिंग द फीवर पेशेंट फील्स चिली एंड shivers and has acute headache, nausea and high temperature। कपकपी और ठंड लगती है, और तेज पूरे बदन में दर्द होता है, और तेज बुखार हो जाता है। कुछ घंटे बाद पसीना आता है, बुखार उतरता है, और इस तरीके से इसका साइकिल होता है। 24 घंटे में दोबारा, 48 घंटे में दोबारा, या 36 घंटे में दोबारा, इस तरह का साइकिल बनता है इसका। इसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फैलाती है। अगली डिजीज है एमोबिक डिसेंट्री। देखिए, छोटे मोटे दस्त लगना वायरस से हो जाते हैं, गर्मी लू लगने से या किसी से, जिन्हें डायरिया वगैरह हम कहते हैं। लेकिन एक ये अमीबा है, प्रोटोजोआ है ये, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अगर इसका इन्फेक्शन किसी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो जाए तो एक डिसेंट्री होती है, दस्त लगते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और जिनके बचपन में जल्दी हो जाती है तो उनको फिर गैस की, पेट खराब रहने की समस्या जो है ना, काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इससे म्यूकस स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ निकलता है, और ब्लड भी आने लगता है। अगली डिजीज है एस्केरियासिस, यानी एस्केरिस, जो एक राउंड वर्म है, कॉमन राउंड वर्म। बहुत बच्चों के लैट्रिन के साथ ये कीड़े निकलते हुए देखे हैं लोगों ने। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, आंतों में रहती है। इंटरनल ब्लीडिंग इससे हो सकती है। बच्चा बहुत कमज़ोर हो सकता है, खाए पिए कितना भी, लेकिन पीला पड़ जाता है, पेट मोटा फूल जाता है, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एनीमिया भी हो जाता है, कभी कभी बुखार भी होने लगता है, और कभी कभी बहुत सीवियर केसेस में आंत का रास्ता रुक जाए तो दर्द इतना ज़्यादा हो कि उसी टाइम ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ जाए। अगली डिजीज़ जो है आपके कोर्स में वो है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस इसलिए इसका नाम है कि इसमें जो आदमी के पैर वगैरह हैं, बीमार आदमी के, वो हाथी की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं। और ये फाइलेरिया नाम की वॉर्म, एक राउंड वर्म है, इसे फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। वैसे इसका नाम वाउचीरेरिया। इसकी 2 स्पीसीज हैं, बैनक्रॉफ्टी एंड मलाई।
इससे क्या होता है जी कि पैरों में धीरे धीरे सूजन बढ़ती जाती है। जिस भी ऑर्गन में ये रहते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बढ़ती जाती है, और फिर ग्रॉस डिफॉर्मिटी इन लोअर लिम्स, यानी कि पैरों के अंदर ऐसी डिफॉर्मिटी जो ठीक ही ना हो। आपने कुछ भिखारी वगैरह देखे होंगे ऐसे, जिनके एक पैर या दोनों पैर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। ये देखिए इसमें डायग्राम में दिया हुआ है। इसको भी मॉस्किटो फैलाता है, लेकिन इसका हमारे कोर्स में नहीं है कैसे फैलाता है। हमारे कोर्स में मलेरिया का ज़्यादा है। इसको फैलाने वाला होता है क्यूलेक्स मच्छर, रिंग वॉर्म्स। गोल चकत्ते शरीर पर पड़ते हैं, इन्हें रिंग वॉर्म्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दाद। ये एक फंजाई होती है, माइक्रोस्पोरम जेनरा की कई बहुत सारी स्पीसीज हैं, ट्राइकोफाइटोन जेनरा की कई स्पीसीज हैं, एपिडर्मोफाइटोन जेनरा की कई स्पीसीज हैं जो फैलाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी खाने की चीज़ पर, रोटी पर कभी फंगस लगती है तो वो गोल गोल कॉलोनी बनती है, ऐसे ही आदमी की स्किन में दिखने वाली नहीं, अंदर फंगस की कॉलोनी होती है, तो वो गोल चकत्तों के रूप में हमें दिखाई देती है। ड्राई स्केली लेजन मैंने चकत्ते कहा गया है इनको। ये और स्किन में, नेल्स में, सिर में इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये देखिए, ये इस फंगस का डायग्राम है माइक्रोस्कोपिक, और ये सिम्टम दिखाए गए हैं आदमी की स्किन के ऊपर। इसके बाद एक टॉपिक हमको पढ़ना है इस लेसन में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उससे पहले हम कहेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन और एंटीजेंस। शरीर में बीमारी पैदा करने वाले इन्फेक्शन या एंटीजन माने कोई भी जहरीला पदार्थ जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसके खिलाफ अगर हमारे शरीर में रेजिस्टेंस पावर है तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी तो दूसरे संदर्भ की बात हो गई। ये तब है जब हम किसी एक बॉडी में अगर इम्यूनिटी पैदा होती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन अगर किसी की प्लाज्मा ले करके दूसरे आदमी को चढ़ाई जाए, जैसे आजकल प्लाज्मा थेरेपी चल रही है कोरोना वायरस की, तब उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी दूसरे की एंटीबॉडीज़ दी जाएं तो पैसिव इम्यूनिटी है, और अपनी एंटीबॉडीज़ खुद बनाई जाएं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। इससे पहले इम्यूनिटी की अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एलर्जी एक डिजीज़ है, एक्साग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी इम्यूनिटी की बात हमने इसीलिए करी कि जैसे भी कोई बाहर से कोई चीज़ आती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाती है। लेकिन अगर कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं आ रही, कोई वैसे ही कोई धूल का कण हमारे शरीर में चला गया जिससे कोई नुकसान नहीं होना, और शरीर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाए, एक्साग्रेटेड रेस्पॉन्स इसको कहा है, बहुत ज़्यादा नफरत वाला रेस्पॉन्स दिखाए। एंटीजन माने बाहर से आने वाली कोई भी चीज़। तो मान लिया किसी फूल का कोई
पोलन ग्रेन हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारे शरीर के ऊपर गिर जाता है या हमारे पेट में चला जाता है, सांस के साथ चला जाता है और हमारी बॉडी अंदर से बहुत तेज रेस्पॉन्स करे और उसकी वजह से नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती है, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस तरीके से एलर्जी होती हैं। इसके कॉजेज़ जो हैं, कीड़े हो सकते हैं, बहुत से लोगों को तो अंडा खाने से एलर्जी होती है, कुछ को दूध पीने से भी एलर्जी होती है, कुछ को फूलों के पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, या जैसे कभी कोई भी ये मधुमक्खी वगैरह काटती है तो इसका जो जहर होता है इससे एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जहाँ पर ये काटते हैं वहाँ बहुत तेज दर्द होता है और सूजन आ जाती है। उल्टी हो सकती है, खांसी आ सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा के लक्षण आ सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, छींकें आ सकती हैं। ये सब एलर्जी में संभव है। मतलब शरीर किसी चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से। स्किन पे छाले पड़ सकते हैं, वो फूट सकते हैं जिससे बाहर निकल जाए कोई चीज़। ये देखिए, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्नीजिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके लिए एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ होती हैं जिनसे छींकें बंद हो जाती हैं। वो थोड़ी देर के लिए बॉडी को रोकते हैं कि जो चीज़ अंदर आ गई है उसको सहन करो, थोड़ा शांति बरतो। और अगर उससे भी काम ना चले तो एड्रेनलिन या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कई बार बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी आती है, मतलब बॉडी ये पहचान नहीं पाती कि ये हमारी शरीर का ही हिस्सा है या बाहर से आया हुआ है और उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करती है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ये autoimmunity is the failure of an organism in recognizing its own constituent parts as self, thus leading to an immune response against its own cells or tissues. इसमें सबसे मेन जो बीमारी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है गठिया बाय रूमेटिज्म जिसे कहते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों के अंदर दर्द होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। बॉडी अपने जोड़ों के बीच में जो टिश्यू होते हैं उनको पहचान नहीं पाती और वो टिश्यूओं को ख़त्म करने लगती है बॉडी, और जिसकी वजह से उसके हर जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है और डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे इसमें दिखा है। अब आते हैं इम्यूनिटी पर। इम्यून सिस्टम एक बॉडी में है, इसमें कुछ तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे टिश्यूज सेल्स सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। लिम्फॉइड मतलब आपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के साथ पढ़ा होगा, एक लिम्फ सिस्टम होता है कि कुछ प्लाज्मा बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर रहता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होती, ब्लड कार्पसल्स नहीं होती,
उसको बॉडी में वो घूमता है और वापस जाता है और हार्ट में जाकर के ब्लड में ही मिल जाता है, जिससे जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता वहाँ तक भी ऑक्सीजन एंड फूड पहुँचता है। लेकिन इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी पहुँचने की संभावना रहती है और इम्यूनिटी भी देता है ये बॉडी को। ये थाइमस ग्लैंड है, ये 35 साल की एज तक रहती है आदमी के शरीर में, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट होने लगती है। तो जैसे जैसे जो बचपन में जितनी इम्यूनिटी बनती है उतनी बाद में बननी बंद हो जाती है। इम्यूनिटी की डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी दो तरह की है, एक इन्नेट एंड एक एक्वायर्ड। इन्नेट माने जो बॉडी में अपने आप है, कैसे फिजिकल बैरियर्स हैं, कोई भी चीज़ आएगी तो हमारी स्किन जो है उसके ऊपर डेड सेल्स की लेयर बनी हुई है, तो अगर कोई चीज़ ऊपर लग भी जाती है तो एकदम से अंदर ब्लड में नहीं पहुंच सकती या किसी जिंदी सेल को नुकसान नहीं दे सकती। नेचुरल किलर्स होते हैं, फैगो मैक्रोफेज, ये ऐसी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर जो किसी बाहर की चीज़ को अपने अंदर ले लेती हैं, उससे जो नुकसान होना है वो उन्हीं को होगा, पूरी बॉडी को नहीं होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि इन्फेक्शन होने के बाद एक्वायर होती है, वो कोई इस तरह की मैकेनिज्म बनाती है बॉडी जिसकी वजह से आगे फिर कभी ऐसा ना हो। इसमें सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल दो तरह की है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसी बन जाती हैं जो एक बार पहचान लेती हैं कि बाहर से आने वाली कोई चीज़ है, उसे हम पहचानना शुरू कर दिया है, अब जब भी आएगा जब भी पकड़ लेंगे। और एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बाहर से आने वाली किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद उससे होने वाली कोई भी रिएक्शन हो नहीं पाती बॉडी में। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर माने जो स्किन है, ये फिजिकल बैरियर है कि कोई चीज़ इसके अंदर जा ही नहीं सकती। फिजियोलॉजिकल बैरियर माने जैसे हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी है हमारी, जैसे हम डाइजेशन करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया चला भी गया तो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो उसे गला देंगे। सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स भी इसी तरीके से हैं, टिश्यू जो अंदर घुसने नहीं देते। तो साइटोकाइन का मतलब है किसी सेल को मारना। तो इस तरह के भी हमारे बॉडी में सिस्टम है कि जो बाहर से कोई सेल आती है उसको जिंदा नहीं रहने देते हैं।